मेरा नाम है गौरव और आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल मैक इन शॉर्ट में। तो आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। देखिए, अभी तक हमने जाना कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हमने ये देखा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कुछ थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया, उनके फॉर्मूलेज हमने जाने, कैसे हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं हमने ये देखा, यूनिट्स क्या हो सकते हैं उनकी, ये हमने देखा। उसके बाद हमने अपने जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। माइल्ड स्टील के लिए हमने जानने की कोशिश करी। हमने यूटीएम मशीन की मदद से जो एक टेस्ट परफॉर्म किया गया एएसटीएम के द्वारा, हमने उस टेस्ट का एनालिसिस किया। हमने जाना कि डिफरेंट लोडिंग कंडीशन बढ़ाने पर स्ट्रेन जब बढ़ती है उसके रेस्पेक्ट में मटेरियल किस तरह से स्ट्रेस ऑफर करता है और कब उसका फ्रैक्चर हो सकता है, सब चीज़ें हमने जानी। लेकिन आज हम जानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कोई भी मटेरियल अपने साथ लेकर चलता है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंडीशंस पर। कौन सा मटेरियल किस टाइप की प्रॉपर्टी लेके चलता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ऑफर कर पाता है या उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं कैसे चूज़ करूँ कि मुझे किस काम के लिए कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए ये सब तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि है स्ट्रेन एनर्जी नाम से। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी आपने शायद ये नाम पहले सुना भी होगा, बट स्टिल हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे आज। स्ट्रेन एनर्जी, अगर मैं इस नाम को तोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ स्ट्रेन अलग कर देता हूँ, एनर्जी अलग कर देता हूँ, तो मैं और आप इतना तो जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। बहुत ही सिंपल वे में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कोई भी मटेरियल पे वर्क करना है, यानी कि उस पर एक्सटेंशन लाना है, उसको कंप्रेस करना है, उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है, इस सब में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी की। अगर एनर्जी होगी तभी कोई बॉडी जो है, स्पेसिमेन है या कोई भी जो भी हम मटेरियल दुनिया में देखते हैं वो अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जा पाता है। हालांकि मटेरियल नहीं उठेगा, लेकिन आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, आप एनर्जी लगाते हैं और अल्टीमेटली होता क्या है, आप एक वर्क डन कर रहे हैं, है ना? मैकेनिक्स में हमने क्या जाना अभी तक कि कोई भी बॉडी पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ और जब वो फोर्स लगाने की वजह से उसमें एक डिस्प्लेसमेंट आता है, वो अपनी किसी ओरिजिनल या इनिशियल पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पर पहुँच जाता है, और अगर मैं उस फोर्स का और इस डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैंने वर्क डन करा या उस बॉडी पर इतना वर्क हुआ। बिल्कुल सही है। पर एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी की यहाँ बात चल रही है, ये वो एनर्जी नहीं है जो हम वहाँ पे यूज़ करते थे, ये दूसरी टाइप, ये इट इज़ नॉट काइनेटिक, इट इज़ नॉट पोटेंशियल। ये वो एनर्जी है जो एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। पर ये बहुत अधूरा सा वर्ड हुआ, स्टोर हो गई, लेकिन ये एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर किस रूप में हुई? एग्जाम्पल देते हैं, मेरे पास दो बॉल्स हैं, है ना? एक है मेरे पास टेनिस का बॉल और दूसरा है क्ले का बॉल। ठीक है, दोनों से मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ। कैसा? कि मैं दोनों को हिट करता हूँ एक वॉल पर। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ होगा, मैंने क्ले बॉल को वॉल की तरफ फेंका और वो जैसे ही वॉल पर इम्पैक्ट करा उसने, आप नोटिस करते होंगे, ये तो सब हम बचपन में देख चुके हैं कि उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया होगा। वो जैसा कि स्फेरिकल शेप का था अब वैसा ना होके कुछ अजीब सा शेप होगा उसका। और जिस जगह पे वो टकराया था, मतलब जिस जौन सी शेप या जौन सा उसका एरिया उसके मतलब इम्पैक्ट में आया था, वो एरिया अब वैसा ना होके उसका शेप चेंज हो गया होगा। कभी नोटिस करा है आपने ये क्यों हुआ होगा? एक एनर्जी जो है बॉडी ने अपने अंदर स्टोर कर ली। ठीक है, किस फॉर्म में? अपनी शेप को चेंज करने के फॉर्म में। उस बॉडी का जो शेप चेंज हुआ है वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसने इस सडन इम्पैक्ट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया और वो रिलीज कर ही नहीं पाया। तो उस एनर्जी ने क्या किया? उस एनर्जी ने उसका शेप ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वही एक्सपेरिमेंट मैंने अगर टेनिस बॉल से परफॉर्म किया तो क्या होता? तो मैंने क्या किया, मैंने बॉल लिया और उसको फेंका बॉल की तरफ, वो जैसे ही हिट किया, ऑब्वियस सी बात बता रहा हूँ, ये सेकेंडों में होता है, शेप उसका भी चेंज हुआ था। कैसे? क्योंकि उसने भी अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर ली थी। ये इम्पैक्ट एनर्जी जो है, जो इम्पैक्ट, ये जो उसका टकराने की वजह से जो एनर्जी एक जनरेट हुई वो उसने अपने अंदर स्टोर कर ली। क्या हुआ इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट हुआ उसका जो शेप था वो चेंज हो गया।
ठीक है, अब ये शेप तो उसका चेंज हो गया, लेकिन उसने जस्ट थोड़े ही सेकंडों के अंदर ये एनर्जी वापस से रिलीज कर दी। और ये एनर्जी जो उसने स्टोर की थी, ये किस फॉर्म में की थी? ये उसने एनर्जी स्टोर करी थी अपने अंदर एक डिस्टॉर्शन के फॉर्म में, अपने शेप को चेंज करने के फॉर्म में। और जैसे ही ये एनर्जी उसके अंदर से वापस निकली तो उसने अपना शेप वापस से रीगेन कर लिया। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा मैकेनिक्स में, आपने एक केस पढ़ा होगा आपने, मोमेंटम ट्रांसफर वाला, जिसमें हम हमेशा एक बॉल लिया करते थे, वो दूसरी बॉल पे टकराती थी, तो होता क्या था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हुआ करता था। आपको याद होगा उसमें एक एनर्जी की इक्वेशन भी लगाते थे आप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या था वो, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की इज इक्वल टू दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये पॉसिबल है, ये पर्टिकुलर केस पॉसिबल है, तो आपने नोटिस किया होगा कि बॉल जो है वो उनका शेप कभी चेंज नहीं हुआ। इलास्टिक कोलिजन आपने नाम सुना होगा एक, अगर ये वैल्यू 1 हुआ करती थी तब ये सारे केसेस पॉसिबल थे। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं होती थी, जिसको हम इनइलास्टिक कोलिजन बोलते थे, जिसमें हम जानते थे कि कोई एक क्ले जो थी हमने फेंकी दूसरी बॉल पर और वो जाकर उस पर ही चिपक गई, इसमें हुआ क्या था, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो फाइनल के बराबर नहीं हुई। तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस सम स्ट्रेन एनर्जी। वो स्ट्रेन एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो स्ट्रेन एनर्जी वही एनर्जी है जो उस बॉडी का शेप चेंज कर दिया। तो यानी कि इस पूरी फिल्म में अगर स्ट्रेन एनर्जी नहीं होती थी तो हम अपना रेगुलर केस पढ़ के आगे चले जाते थे, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी फिल्म में तभी आई जब किसी बॉडी पर इम्पैक्ट हुआ और उसका शेप चेंज हो गया, और वो स्ट्रेन एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लिया। किस फॉर्म में? अपने शेप चेंज करने के फॉर्म में। और अगर यही शेप वापस से वो ठीक करना चाहता है, अगर यही शेप वो वापस से ठीक करना चाहता है, तो उसको वो एनर्जी जो उसने स्टोर की थी वो रिलीज करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि मैं ये बात कर ही क्यों रहा हूँ, स्ट्रेन एनर्जी मेरे को तो नहीं लगता कहीं अभी तक यूज हो रहा है। नहीं गाइस, हो रहा है एक्चुअली में। अगली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी, वो एक्चुअली से देखा जाए तो स्ट्रेन एनर्जी से ही रिलेटेड है, और मैं कहूँगा कि 110% रिलेटेड है। कैसे? आप लोग, मैं लोग, हम लोग, आप लोग, सब लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच it can regain its original shape after the removal of a load which have already changed its shape। यानी कि कोई ऐसा लोड जिसकी वजह से किसी बॉडी में स्ट्रेन ऑलरेडी आ चुका था, और जैसे ही मैंने वो लोड हटाया तो आपने नोटिस किया होगा कि वो वापस से अपनी बॉडी को रीगेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई थी वो उसने रिलीज कर दी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ये सारी जो भी स्ट्रेन एनर्जी उसके अंदर आई और वापस चली गई, ध्यान रखिएगा ये सब हो रहा है अंडर इलास्टिक लिमिट, और ऐसी स्ट्रेन एनर्जी को अंडर इलास्टिक लिमिट हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को एक कर्व पे समझूं तो कुछ ऐसा होगा। यानी कि कुछ ऐसा है, ये मेरी इलास्टिक लिमिट होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंडर कभी कभी, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट एक ही होता है, और जिनके लिए नहीं होता उनमें कोई बहुत दूरी नहीं होती। ठीक है, हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट है, और नहीं करने को भी बहुत ही माइल्ड सा डिफरेंस होता है दोनों में, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने बोला कि ये मेरी इलास्टिक लिमिट है, तो मैंने बोला कि अप टू दिस पॉइंट इस बॉडी के अंदर मैं स्ट्रेन लाता हूँ तो वो कहलाएगी इलास्टिक स्ट्रेन। आप बहुत अच्छे से बात जानते हैं। और अप टू दिस पॉइंट जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी यील्ड स्ट्रेस। अब सोचने वाली बात है, मैंने यील्ड स्ट्रेस क्यों बोल दिया? मैं इलास्टिक स्ट्रेस भी बोल सकता था। यस, यील्ड स्ट्रेस मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मटेरियल में यील्डिंग शुरू हो जाएगी और हमें प्लास्टिक स्ट्रेन मिलने लगेगी। इसलिए मैंने बोला कि ये पॉइंट जो है ये लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट तक जो स्ट्रेन आएगी बॉडी के अंदर वो होगी इलास्टिक स्ट्रेन, क्योंकि लोड हटाते ही वो स्ट्रेन जीरो हो जाने वाली है, और इस पॉइंट तक जो भी स्ट्रेस मटेरियल ऑफर करेगा वो होगी उसका यील्ड स्ट्रेस। अगर इस पॉइंट के आगे भी हम गए तो मटेरियल के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्लास्टिक स्ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी, और वो जो स्ट्रेस होगी वो होगी यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस। ठीक है, जो हम नहीं चाहते अपने मटेरियल के अंदर ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन। तो हुआ यूं कि अगर मैं इस कर्व का एरिया ले लेता हूँ,
इस कर्व के अंडर ये जो रीजन है, इस पूरे का एरिया ले लेता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी मेरा पेन थोड़ा सा, स्ट्रेन एनर्जी अंडर इलास्टिक लिमिट कहलाएगी रेजिलियंस। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी अंडर इलास्टिक लिमिट कहलाएगी रेजिलियंस। तो गाइस थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही इसी कर्व से बोल रहा हूँ मैं। ये होगा P इंटू डेल्टा, P इंटू डेल्टा। P क्या है, लोड, क्योंकि सॉरी P इंटू डेल्टा बोल दिया, अभी ये नहीं जाते, अभी हम इस कर्व से बात कर रहे हैं। तो ये होगा दिस इंटू दिस, और यही कहलाएगी, अगर मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा था, इस पॉइंट पे बात करूं, यानी कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेस, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेन, इलास्टिक स्ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक स्ट्रेन बोल देता हूँ, तो ये कहलाएगी, एक नया नाम है इसका, जिसका नाम है प्रूफ रेजिलियंस, यानी कि वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो कोई भी बॉडी अपने अंदर स्टोर कर सकती है और रिलीज भी कर सकती है, वो कहलाएगी प्रूफ रेजिलियंस। अब बात समझे? सबसे पहले ये जानिए स्ट्रेन एनर्जी क्या है, हमने जाना, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर अपना शेप जो है चेंज कर लेता है। दूसरी बात, अगर उसी को रिलीज कर लेता है तो हम बोलेंगे रेजिलियंस है वो, है ना। रेजिलियंस क्या होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ तक की स्ट्रेन आई तो भी रेजिलियंस, 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 हर जगह रेजिलियंस ही है, हर जगह रेजिलियंस है। लेकिन इस लिमिट, इस लाइन पर ये मैक्सिमम हो सकता है ना, इसके बाद तो हम ले नहीं सकते। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रूफ रेजिलियंस। इसका फॉर्मूला क्या है, ये हमने अभी जस्ट देखा। और अगर हम बात करें किसी भी पॉइंट पे, तो ध्यान रखिएगा जो स्ट्रेन एनर्जी होता है वो होता है, सॉरी यहाँ पे आपको पता है उस टाइम में यील्ड तो नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा, जो भी आप कैलकुलेट किया होगा आपने, इनटू दिस इनटू वॉल्यूम, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरे वॉल्यूम से एसोसिएटेड है ना। ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरे वॉल्यूम से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आ जाएगा। ये मैंने जान के उस टाइम नहीं लिखा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वॉल्यूम, ठीक है, ये आप समझे। और अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं पर यूनिट वॉल्यूम में बात करूं, किसको, रेजिलियंस को ही पर यूनिट वॉल्यूम में बात करूं, तो उसका एक नया नाम आ जाता है जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, है ना, ये हो जाएगा। कई बुक्स में इसको थोड़ा और ज़्यादा उन्होंने आगे सॉल्व किया होता है, वो ऐसा लिखते हैं कुछ, जैसे कि हम लिखने वाले हैं। हम जानते हैं कि अंडर इलास्टिक लिमिट, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे एक डेरिवेशन करना है, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली में। तो हमने जस्ट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी अब तक हमने क्या देखा। हमने देखा स्ट्रेन एनर्जी अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस, और अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अकॉर्डिंग टू इलास्टिक लिमिट बात करें तो वो हो जाएगी प्रूफ रेजिलियंस, और रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, आप जानते हो कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, कहाँ, इसमें, यानी कि अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जब भी मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तो हम सब जानते ही हैं। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं अभी तक फिजिक्स में। तो वो कांस्टेंट कहलाएगा यंग्स मॉडुलस, वो कांस्टेंट कहलाएगा यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो होता है अंडर इलास्टिक लिमिट, ये जो होता है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसमें जितना स्ट्रेस बढ़ता है उसके ही प्रोपोर्शनैलिटी में स्ट्रेन बढ़ता है। ठीक है,
माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू लगभग 200 GPa ली जाती है। किसकी? ई की वैल्यू, है ना, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम इलास्टिक कांस्टेंट जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल हमें जानने की जितनी ज़रूरत है हमने देखा। तो मैं कहना चाह रहा था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एप्सिलॉन की जगह, यानी इसकी जगह मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि सिग्मा बाई ई लिख सकता हूँ ना इसको। ये यहीं से आया, मैंने इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, और ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाती है कुछ ऐसी वैल्यू। तो कहीं कहीं जगह आपने ना ऐसा भी देखा होगा, स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलियंस ऐसी भी दिखाई जाती है। तो मैं एक बार फिर से इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ। रेजिलियंस का फॉर्मूला होगा हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। उसके बाद आता है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला होगा हाफ सिग्मा स्क्वायर, ये यील्ड स्ट्रेस होगा, और यहाँ पे ई तो वही रहने वाला है, इंटू वॉल्यूम, और एक आएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसमें से वॉल्यूम निकाल दूँ तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने जाना रेजिलियंस, यानी सॉरी अभी हमने जाना इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जानते हो कि कर्व तो और आगे तक भी जाती है, भाई कर्व कब कहाँ तक जाएगी? कर्व जाती है जब तक कि मटेरियल फेल नहीं हो जाता, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं ये फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट, फेलियर पॉइंट, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपको पता है कि मटेरियल का जो फेलियर है वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी की वजह से हो रहा है जिसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी, तो क्या वो एनर्जी सिर्फ यहीं तक सीमित है? नहीं, वो एनर्जी एक्चुअली यहाँ तक जाती है, क्योंकि कोई भी बॉडी फेलियर से पहले इतनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जान रहे हैं आप इसको? यहाँ तक है। ये अपना ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है, ये अपना अल्टीमेट यील्ड पॉइंट कहलाता है, ये अपना आपने देख ही लिया, ये तो यील्ड स्ट्रेस हो गई। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो इसको नाम दिया गया है टफनेस। टफनेस, ये प्रॉपर्टी आपने बहुत बार सुनी होगी। आज आप इसको समझेंगे कि टफनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर जब एनर्जी स्टोर करता है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, यानी बिना फ्रैक्चर हुए वो कितना झेल सकता है, उतना एनर्जी स्टोर करता है और फ्रैक्चर नहीं होता, तो उसको बोलते हो स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, जिसका नाम है टफनेस। ठीक है, तो टफनेस क्या हो गया हमारे पास? फिर से हम वही फॉर्मूले लिखेंगे अपने पास जो हुआ करते थे, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि अब मैं स्ट्रेस ये वाला पॉइंट पे लेने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे क्या स्ट्रेस होगी, देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रेस होगी और यहाँ पे क्या स्ट्रेन होगी। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगी वो तो होगी टोटल स्ट्रेन। भाई किसी बॉडी में कितनी स्ट्रेन आ सकती है? मैक्सिमम, नेकिंग के भी बाद में, है ना, क्या आ सकती है? वो ये होगी, टोटल होगी। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी वो कौन सी होगी? वो तो फ्रैक्चर स्ट्रेस होगी, फ्रैक्चर स्ट्रेस होगी। लेकिन फ्रैक्चर स्ट्रेस अगर हमें पता नहीं होती तो हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। किस का? हमारे पास दो वैल्यूज होती है। किसका? अल्टीमेट प्लस यील्ड अपॉन 2 इसका स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। फॉर्मूले तो वही रहने वाले ना हमारे, फॉर्मूले थोड़ी ना चेंज होने वाले। कुछ गलत कर, हाँ एक चीज़ और है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एक टोटल स्ट्रेन भी आने वाली थी। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं बात करूँ फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर, ये जा रही है फ्रैक्चर, और ये मेरी यील्ड और ये मेरी अल्टीमेट। तो ऐसा भाई जनरलाइज हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये कहीं बीच में इनके एवरेज स्ट्रेस के नाम पे आ रहा होगा, यानी कि अल्टीमेट हमारा मैक्सिमम हो गया, उससे नीचे फ्रैक्चर सॉरी यील्ड हो गया, ये यील्ड है। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज ले लूँ तो करीब करीब इसके बराबर आता है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ, तो मैं कह दूँगा ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस, है ना। तो इसको मैं एवरेज लिख देता हूँ, एवरेज का स्क्वायर इंटू, ठीक है। और दूसरे फॉर्मूले आप जानते हैं ना इसके क्या होते हैं, ये मॉडुलस ऑफ टफनेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज वाला, और अगर मैं यहाँ पे एवरेज का स्क्वायर ई इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी बात करूँ तो ये हो जाएगा टफनेस, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। ठीक है, तो आपने दो प्रॉपर्टीज जान ली अभी बात करते करते ही, टफनेस और इलास्टिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।
बात करते हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज और है मेरे पास बताने के लिए। आज मैंने कर्व ड्रॉ किया, मैंने बोला आपसे कि मेरे पास दिस इज मटेरियल ए, दिस इज मटेरियल बी। मैंने बोला आपसे कि मेरे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप इसको देख के मुझे बताइए कौन सा डक्टाइल होगा कौन सा ब्रिटाइल होगा। तो आप बोलोगे कि डक्टाइल ब्रिटाइल के बारे में तो अभी हमने जानकारी ली ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए बता सकते हैं। आपने नोटिस करा इलास्टिसिटी और टफनेस पढ़ने के लिए आपको एक खास चीज़ पर बहुत फोकस करना पड़ा, वो क्या था, स्ट्रेन एनर्जी। इसी तरह से जब आप डक्टिलिटी और ब्रिटाइलनेस ये दोनों पढ़ेंगे, डक्टाइल और ब्रिटाइल मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, और पॉइंट होगा स्ट्रेन। ठीक है, इस कर्व को अगर मैं देख रहा हूँ तो ये चीज़ तो मैं बता सकता हूँ कि ये इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट हो गई। और साफ सी बात है, दोनों के लिए जो ई है या जो कर्व है या जो स्लोप है वो सेम है। यानी कि हम पहले ही जान चुके हैं कि स्टील की हर टाइप का स्टील, यानी डिफरेंट टाइप, कितने टाइप का दुनिया में स्टील हो, सबके लिए अंडर इलास्टिक लिमिट ई का वैल्यू सेम रहने वाला है। इस वैल्यू को याद रखिएगा, वैसे 200 GPa है ना, तो ई का वैल्यू हमेशा सेम रहने वाला है। यानी कि अंडर इलास्टिक लिमिट हर टाइप का स्टील एक जैसा ही बिहेवियर करेगा, यानी कि उस पर आप लोड लगाओगे तो उसमें जितना भी स्ट्रेन आएगा उसी की कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा। और ये जस्टिफाइड है, ये नोन है दुनिया में, क्योंकि हम ये कर्व्स पढ़ रहे हैं अभी। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये कौन सा हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा इलास्टिक स्ट्रेन, और यहाँ से लेके अगर इसकी बात करूँ ए मटेरियल की, ये हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन फॉर ए, और ये हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन फॉर बी, है ना। तो ऐसा कुछ जस्टिफिकेशन दिया गया अभी तक कि अगर ऐसा जस्टिफिकेशन दिया गया कि अगर आपका किसी भी मटेरियल में इलास्टिक लिमिट के बाद अगर 5% तक स्ट्रेन आ जाता है ना, सॉरी, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद आपका जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो मोर देन 5% स्ट्रेन के बाद अटेन होता है आपको, वो 5% स्ट्रेन कौन सा है, इलास्टिक स्ट्रेन आपके पास आ गई। उसके बाद आप यहाँ बैठ गए, आपने देखा कि अगला जो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है वो इतना दूर है कि उसका जो अगर मैं लेंथ की बात करूँ, जो लेंथ में एक्सटेंशन आपके पास मिला है वो 5% से ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि ये तो यार डक्टाइल मटेरियल हो गया। और अगर वो 5% से कम स्ट्रेन है तो आप बोलेंगे कि ये ब्रिटाइल मटेरियल है। जैसे इस ए मटेरियल के लिए फ्रैक्चर पॉइंट ये हो गया, तो ये जो आपके पास स्ट्रेन आया है ना, ये प्लास्टिक स्ट्रेन जो आया है ए के लिए, ये ग्रेटर देन है 5% स्ट्रेन पोस्ट इलास्टिक मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद जो आपको मिला है ना स्ट्रेन, उस 5% से ज़्यादा है। और अगर आप इस पे बात करें, इसमें तो 5% से कम ही इलॉन्गेशन आया होगा, इतना ज़्यादा तो आया भी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा लेस देन 5%, है ना। तो इस वे में हम डिफाइन कर देते हैं। चलिए, ये तो खैर ऐसे था, अब नॉर्मल बात करते हैं। देखिए इलास्टिसिटी कैसे, डक्टिलिटी और ब्रिटाइलनेस किस तरह से डिफाइन होती है। देखिए अगर आपके पास दो मटेरियल है, पहला मटेरियल को आप लोड लगा रहे हो और वो स्ट्रेन में आ चुका है और आता जा रहा है, फेल नहीं हो रहा, फ्रैक्चर नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, तो आप बोल देते हैं कि ये डक्टाइल है। आपने दूसरे मटेरियल पे थोड़ा सा करा, देखिए इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है ना, या अप टू इलास्टिक लिमिट, ये सब में होती है। ये तो बोली मत देना कोई यहीं पे फेल हो जाएगा, नहीं, ये तो होगा। अब ठीक है, ये रीजन किसी का कम ज़्यादा हो सकता है ना, किसी में इलास्टिसिटी कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में प्लास्टिक स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आता है, उसी को क्या बोलते हैं, डक्टाइल। जिसमें प्लास्टिक स्ट्रेन कम आता है उसको क्या बोलते हो आप, ब्रिटाइल। ठीक है, तो ये कहना ज़्यादा आसान रहेगा, मैं ये कहूँगा कि जिसमें प्लास्टिक स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आता है उसको हम बोलेंगे डक्टाइल, जिसमें कम आएगा उसको हम बोलेंगे ब्रिटाइल। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, इस प्रॉपर्टी पर एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर काम होता है फॉर्मिंग और फॉर्जिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, तो वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आपका मटेरियल मेलेबल है, यानी कि आपका जो मटेरियल है
बाय वर्च्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी अ मटेरियल कैन बी डिफॉर्म इनटू थिन शीट्स, ऐसा बताया गया है। हिंदी में बात करते हैं, कोई भी मटेरियल जो आप लेते हैं, जब उस पर आप इम्पैक्ट करते हो, उसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हो और उसका शेप आसानी से चेंज हो जाता है, तो आप मान लीजिएगा वो मेलेबल है। पर ध्यान रखिएगा जो आप टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं वो इम्पैक्ट की ही होने वाली है ना। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आप मशीनिंग भी करते हैं, मशीनिंग में क्या करते हो, चिप ऑफ करते हो मटेरियल का, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। या आप वेल्डिंग करते हो, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ आप एक ब्लॉक उठा कर लाए, आपने हथौड़े मारना शुरू किया और इसका शेप चेंज कर दिया, ठीक है। लोहार लोहार जो हम कभी शॉप पे देखा करते थे पुराने ज़माने पे कि एनविल पे रख के कोई भी मटेरियल को वो उसका शेप चेंज करते थे, पहले उसको हीट अप करते थे, वो एक अलग चीज़ है, प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, समझिए बात को। तो ये जो चेंज किया उन्होंने शेप में, ये कैसे किया, उसको ठोक पीट कर जो चेंज करा है, इसी को बोलते हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मटेरियल मेलेबल होगा, तो जो जितना ज़्यादा मेलेबल मटेरियल उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा उस पर काम करना, ठीक है। कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि रेजिलियंस ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। देखिए रेजिलियंस जो है रिक्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि आप अपने ऑटोमोबाइल्स में जब ट्रेवल करते हैं तो आपको सड़कों पे शॉक लगता है, शॉक इन द सेंस ये इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है, ये बम्प्स होते हैं, जो सड़कों पे बम्प आते हैं और आपकी गाड़ी हिल जाती है। तो रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में होना चाहिए, स्प्रिंग्स में होना चाहिए, उन शॉक एब्जॉर्बर्स में होना चाहिए जो कि एकदम से शॉक को एब्जॉर्ब कर जाते हैं और धीरे से रिलीज कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता क्या हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप चाहेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब करे अप टू फ्रैक्चर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना करे, बट अगर करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा करे, फ्रैक्चर ना हो। फ्रैक्चर ना हो तो ये स्ट्रेन एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब करता है कोई भी मटेरियल अप टू पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, उसी को टफनेस बोलते हैं। तो आप चाहेंगे टफनेस ज़्यादा हो, आप ये चीज़ चाहेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है चीज़ें। इसके बाद मैं एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल आप लोग के लिए आज लाया था, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि मैं एक बार इसको मैं एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ यहाँ पे, मैं एक बार बताना चाहूँगा। मेरे पास एक स्पेसिमेन है जिसका लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। मेरे पास एक स्पेसिमेन है जिसका जो लेंथ है वो है 5 मीटर, तो मैं 5 मीटर ना लिख के इसको लिख दूंगा 5000 mm। उसके बाद मेरे को पता चला कि मटेरियल में जो यील्ड स्ट्रेस है वो है लगभग 250 MPa के बराबर, ठीक है। आप जानते हैं यील्ड स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस होती है, ऐसी स्ट्रेस जब आपका मटेरियल में प्लास्टिक स्ट्रेन आने वाला है, यानी कि मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि कुछ ऐसा होगा, ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, कितना 250 MPa, ठीक है। इसके बाद मेरे को बताया गया है कि आपका जो मटेरियल है उसका जो इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस जो है वो है 200 GPa। मैं यहाँ लिख देता हूँ E की वैल्यू है 200 GPa। उसके बाद मुझे कहा गया है कि टोटल एलोंगेशन जो मटेरियल में आया इन सब की वजह से वो है 7.5 mm, यानी कि जो टोटल एलोंगेशन आया वो आ गया है 7.5 mm। मुझसे कहा गया है कि फाइंड द फाइनल डायमेंशंस, यानी कि फाइंड द फाइनल डायमेंशन है कि ये सारी चीजें हुई, उसके बाद लोड हटा दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट का एंड कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास शुरुआत में एक बार थी जिसकी लेंथ थी 5000 mm, और आपको पता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस है इतना, उस पर्टिकुलर मटेरियल की E की वैल्यू है इतनी, और आपने जब ये टेस्ट परफॉर्म किया पूरा, इस टेस्ट के एंड में आपको पता चला कि टोटल इलोंगेशन जो हुआ वो 7.5 mm हुआ। कैसा, ड्यूरिंग दैट टेस्ट, है ना। और एकदम से आपने टेस्ट को छोड़ दिया। कंक्लूजन निकालना है कि जैसे ही मैंने लोड्स हटा दिए क्या होगा इस बार का फाइनल लेंथ, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूँ कि मुझे यील्ड स्ट्रेस दे रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं बात हो, यील्ड स्ट्रेस दे रखी है और E की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं इसके अंदर मटेरियल में लगने वाली इलास्टिक स्ट्रेन निकाल लूँ तो शायद मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। चलिए एक काम करते हैं, मेरे पास ये वैल्यू तो दे रखी है, मेरे पास E की वैल्यू भी दे रखी है, जो नहीं दी है वो क्या है, वो है ये इलास्टिक स्ट्रेन। तो चलिए इलास्टिक स्ट्रेन निकालते हैं। इलास्टिक स्ट्रेन का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी जाना कि हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था कि सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन निकालना है मुझे, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा
यील्ड स्ट्रेस अपॉन ई की वैल्यू। तो क्या होगा, ये यील्ड स्ट्रेस कितना है मेरे पास 250 MPa है, और मतलब ई की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास 200 GPa। GPa यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसको भी MPa लिख सकता हूँ। ये और ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि एप्सिलॉन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, आप जानते हैं 250 जो है इसको 4 टाइम्स डिवाइड कर देगा और मेरे पास नीचे आ जाएगा 4 × 2 8, 8 × 100। ठीक है, आप जानते हैं 1/8 की वैल्यू करो 1/2 हाफ 1/4 हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.125, है ना। 0.125 इंटू 10⁻⁻², ये आ गई आपके पास इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, ये हाँ इलास्टिक स्ट्रेन आ गई। अब मैं ये निकाल लेता हूँ, मेरे पास इलास्टिक स्ट्रेन आ गई। अब मैं निकाल लेता हूँ कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना हुआ होगा। आपके पास एक और फॉर्मूला क्या, कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल, यानी कि इलास्टिक अगर अंडर इलास्टिक लिमिट की वजह से उसमें कितना डिफॉर्मेशन आया होगा जो कि वापस से वो रीगेन कर सकता है। आपको याद होगा ना, एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन ये कौन सी स्ट्रेन है, ये इलास्टिक स्ट्रेन है। वो स्ट्रेन है जो कि मटेरियल में आती है उसके बाद वो जीरो हो जाती है। वो जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ये जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ये जीरो होना, डेल्टा जीरो होना। पर डेल्टा आया कितना, पहले तो निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.125 इंटू 10⁻² इंटू लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5000, तो ये आ जाता है आपका ये, और ये पूरा जो है आपका डेल्टा जो है आपका mm में होता। तो ये मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इसको यहाँ इससे 2 कट जाएंगे, 0 एक 0 से आ जाएगा ये 1.25 इंटू 5 1.25 इंटू 5 यानी कि लगभग 6.25, 1 2 3 4, हाँ 6.25 6.25 ठीक है। तो यानी कि अब जब आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया था उस वक्त इलास्टिक जो डिफॉर्मेशन हुआ होगा बॉडी के अंदर वो हुआ होगा 6.25 के अराउंड। यानी कि 6.25 एक्सटेंशन आते आते अगर आप अपना लोड हटा देते तो आपको एक्सटेंशन मिलता 0। लेकिन आप जानते हो कि आपका टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है 7.5, यानी कि आप इस लिमिट को क्रॉस कर गए हो। यानी कि ये लिमिट यहाँ तक है इलास्टिक, यानी कि आप इसको भी क्रॉस कर गए हो, यानी कुछ ऐसा हो गया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा। यानी कि अब आपके पास कुछ ये प्लास्टिक स्ट्रेन आ गई होगी। प्लास्टिक स्ट्रेन आराम से निकाल सकते हो आप, कैसे, देखिए ये क्या है, टोटल जो डिफॉर्मेशन आया होगा ये कौन सा है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। इस डिफॉर्मेशन को बॉडी वापस से एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी इतना तो वो मानेगी ही नहीं। तो बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा क्या मेरे पास, इसमें से माइनस कर लूँगा मैं 7.5 माइनस 6.25 7.75 हाँ, तो आ जाएगा 1.25 mm। यानी कि ये वो डिफॉर्मेशन है जो बॉडी अपने अंदर एज अ परमानेंट सेट स्टोर कर लेगी। कैसा, एज ए परमानेंट सेट स्टोर कर लेगी। यानी कि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया उसके अंदर, ये वो अपने साथ लाइफ टाइम रखने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ ये डिफॉर्मेशन की ये हो गई, तो मेरे को फाइनल डायमेंशन चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, यानी मेरे पास 5000 हुआ करता था, इसमें ऐड कर दूंगा ये 1.25, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5000 1.25, है ना। इतना mm उसका फाइनल डायमेंशन हो जाएगा, यानी उसका डायमेंशन बढ़ गया। पूरा टेस्ट कंडक्ट करने के बाद कुछ इतना हो गया। चलिए 2-3 चीजें और जानते हैं जब इसी क्वेश्चन को हमने किया है कि एक्चुअली में क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, इसको समझते हैं। एक हमने कर्व ड्रॉ की, मैंने बोला ये मेरी इलास्टिक लिमिट हो गई, ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेस होती है इस पॉइंट पे, है ना, ये हमने जान लिया थ्रू आउट अभी तक। इसके बाद मैं कहता हूँ कि अगर मैंने बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रेन किया, है ना, कुछ ऐसा हुआ और मैंने बोला देखिए अगर मैं बॉडी यहाँ तक स्ट्रेन करता था, बॉडी में स्ट्रेन यहाँ तक आते थे, यहाँ तक आते थे, तो आप बोलते थे कि लोड हटाते ही ये वापस आ जाता है यहाँ पे, वापस आ जाता है यहाँ पे, यानी कि ये कौन सी लिमिट हो, ये कौन सी स्ट्रेन हो जाती, इलास्टिक, है ना, ये इलास्टिक हो जाती। लेकिन मान लो मैं यहाँ तक चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कुछ अपने अंदर एक स्ट्रेन लेके आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
यहाँ। जब इसको हम रिलीज करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये जो अब बॉडी के अंदर इतना जो है परमानेंट स्ट्रेन आ गया, देखा जाए तो ये परमानेंट आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया इतना। अब तो ये रहेगा ही। पहले जो आपका ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ करता था, अब आपका एंड यहाँ पे हुआ है, मतलब अब दोबारा से अगर इसी बॉडी पे मैं लोडिंग लगाता हूँ तो मेरा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि इतनी डायमेंशन तो पहले ही बढ़ गई उसकी, ये तो उसने रीगेन ही नहीं कर पाया। अब होता क्या है कि जब हम एक बार, क्या होता है ना, किसी भी बॉडी का अगर आपको यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो ये उसका तरीका है। कैसे? आपने बॉडी को आपने बॉडी में स्ट्रेस लाई कहाँ, यील्ड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर और छोड़ दिया। यील्ड पॉइंट से ऊपर जाते ही आपको पता है क्या होने वाला है, आपकी बॉडी में एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा प्लास्टिक टाइप का, है ना। उसका आपने छोड़ दिया, आपकी बॉडी वापस से अनस्ट्रेन हो गई और आप यहाँ पे आ गए, आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेन ऑलरेडी आ गया। अब क्या होगा, जब आप फिर से लोडिंग करोगे ना तो आपके लिए अब कर्व ये हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा, अब आपके लिए यील्ड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया। पहले आपका ये हुआ था, अब ये हो गया। तो अब यील्ड पॉइंट ये हो गया, यानी कि अब उसके अंदर इलास्टिक लिमिट भी तो बढ़ गई ना उसकी। देखिए इलास्टिक लिमिट भी बढ़ गई उसकी, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी अब थोड़ी ताकतवर हो गई। फिर क्या होता है, अब अगली बार कुछ इसका ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ तक तो वो क्या बोलते हैं लीनियर शो करता है, उसके बाद यहाँ हो जाता, ये क्या हो जाता, मान लो यहाँ पे आके आपने फिर छोड़ दिया, फिर वो ऐसे आता, इसके प्रोपोर्शनल ऐसे आता, यहाँ छोड़ देता। आपके देखा जाए तो बॉडी के अंदर तो स्ट्रेन बढ़ती जा रही है ना, लेकिन आपका शेप चेंज होता जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी जो है एक स्ट्रेंथ आ गई उसके अंदर, कौन सी, यील्ड वाली। ठीक है, तो इसको परमानेंट सेट बोलते हैं, परमानेंट सेट। ये जो डिफॉर्मेशन इसके अंदर परमानेंटली बैठ गया आके, इसको बोला जाता है परमानेंट सेट। अब कई जगह पे ना क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि ग्राफ देखकर हमें बताना होता है कि किस टाइप का बिहेवियर शो कर रही है बॉडी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी बॉडी जो है, अगर कोई भी बॉडी जो है वो कुछ, अगर आपके पास ये कर्व आ गया ये, तो मैं आपसे बोलूँगा कौन सी बॉडी है ये, आप बोलेंगे ये जो है इलास्टिक बॉडी है और ये लीनियर रिलेशनशिप शो कर रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये कौन सी बॉडी है, तो आप बोलेंगे ये है इलास्टोप्लास्टिक। इसको विस्को इलास्टिक भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक। क्या हुआ, इसने इलास्टिक नेचर शो किया, उसके बाद प्लास्टिसिटी, देखिए प्लास्टिसिटी, अब ये आराम से प्लास्टिक की जैसे हो गई, आराम से खींचते चली जा रही है। आपका डिफॉर्मेशन, मतलब अब ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रही है। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस ऑफर करती तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहता, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस भी बढ़ रही होती। स्ट्रेन तो आपको मिल ही रही है ना, वो तो छोड़ दीजिए, आपको स्ट्रेस ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। इस टाइप की बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, इलास्टिसिटी विद स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कौन सी बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, तो आप बोलेंगे ये आइडियल प्लास्टिक बॉडी है, क्योंकि इसमें तो देखो ना आपकी स्ट्रेस बढ़ ही नहीं रही है, तो बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन में घुसे चली जा रही है ना, रिलेशनशिप भी नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ये कौन सी बॉडी है, देखिए ये यानी ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें स्ट्रेन आ ही नहीं रहा है और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप और लोड बढ़ा रहे हैं इसमें स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा तरीके से आपको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है और अपने अंदर डिफॉर्मेशन भी नहीं ला रही। इसको मैं बोलूँगा रिजिड स्ट्रक्चर्स यही होते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूँ ये कौन सी बॉडी, तो आप बोलेंगे ये आइडियल फ्लूइड। ये तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस के नाम पे, सिर्फ बहता चला जा रहा है, यानी कि इसमें स्ट्रेन आता चला जा रहा है और ये क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे कि मैं और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं आपको और चीज़ें बता सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ मिस आउट कर गया हूँ, कोई टॉपिक मिस आउट कर गया हूँ, या कोई टॉपिक ऐसा है जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूंगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा उसको और अच्छे से समझाने के लिए। और बाकी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ। अगला जो टॉपिक है वो हम बहुत ही जल्दी आपके पास लेकर आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।